हेलो गाइस। ये एक सच्ची कहानी हमें इंडिया के फरीदाबाद हरियाणा से कुलदीप ने भेजी है। कुलदीप बताते हैं कि वो अपनी वाइफ और अपने 2 साल के बेटे के साथ एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। वहाँ अपार्टमेंट्स तो काफ़ी अच्छे बने हुए थे, पर न्यू कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अभी बहुत कम लोग रह रहे थे। कुलदीप का कहना है कि हमारे टावर में 15 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स थे। पूरे टावर में सिर्फ 2 फैमिलीज ही रह रही थी, जिसमें एक फैमिली हमारी थी, और इसी तरह के टोटल 10 टावर थे इस सोसाइटी में। पर तकरीबन 90% फ्लैट्स अभी खाली पड़े हुए थे। हम लोग 5th फ्लोर पर रह रहे थे और कभी आते जाते कुछ ऐसा फील नहीं हुआ और ना ही कोई कुछ ऐसा डर लगा, जबकि वहाँ पूरी सोसाइटी में काफ़ी सन्नाटा रहता था। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मैं अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था कि तभी मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमारी बड़ी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल के बाहर पीछे की तरफ एक काफ़ी बड़ी हवेली टाइप का बड़ा पुराना सा एक घर था। घर बहुत पुराना इसलिए भी लग रहा था कि आसपास के पेड़ झाड़ सब उसकी दीवारों, दरवाज़ों और छत पर फैले हुए थे। दूर से बस इतना ही दिखा, पर ऐसी चीज़ों में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा कि कभी इसको करीब से जाकर ज़रूर देखूंगा। और ऐसा ही हुआ। उस दिन मैं सोसाइटी से बाहर निकलकर सुबह सुबह वॉक करने उस घर की तरफ ही निकल गया। अब क्योंकि वो हमारी सोसाइटी की बैक साइड पर था, तो वहाँ काफ़ी सन्नाटा था और पेड़ पौधे झाड़ बहुत ही घने थे। खैर, मैं किसी तरह इस बड़े घर के सामने पहुँच तो गया था, पर पता नहीं क्यों वहाँ मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी वहाँ। उस अबैंडन घर का जंग लगा हुआ लोहे का वो बहुत बड़ा गेट जैसे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा तो उस पे टंगा वो बड़ा सा ताला एकदम खड़खड़ा के ऐसे हिला जैसे उस पर किसी ने जोर से चोट मारी हो। मैं एकदम ठिठक कर रुक गया और अपने कदम पीछे कर लिए, पर जैसे ही पलटा तो किसी से जोर से टकराया। घबराहट में रुककर देखा तो वो हमारी सोसाइटी का सबसे बूढ़ा और सीनियर गार्ड था। मुझे घबराया हुआ देखकर वो बोला, बेटा सब ठीक है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही इस घर को देखकर आया था। क्या कहानी है इस घर की? कुछ बहुत अजीब सा एहसास हुआ मुझे यहाँ पे आकर। ये सुनकर गार्ड चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बताता हूँ, पहले यहाँ से चलो। वो मुझे पीछे के रास्ते से आगे मेन रोड पर ले आए और फिर वहाँ जो उन्होंने मुझे बताया वो काफ़ी डरावना और इंटरेस्टिंग था। वो बताने लगे कि वैसे तो किसी इंसान का बसेरा इस घर में पिछले 30 साल से नहीं है, पर हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से इस घर में और बहुत कुछ देखा है। ये सुनकर मैंने गार्ड चाचा से पूछा, और बहुत कुछ का मतलब? वो मुस्कुराए और बोले, यानी वो लोग काफी हद तक इंसानों की तरह दिखते हैं। पूरी फैमिली, बल्कि कहा जाए उनका पूरे खानदान का बसेरा है इस घर में। वो दरअसल जिन्नात हैं। जिन जानते हो? मैंने घबरा के कहा, हाँ जी। जो भी इस घर में गलती से भी गया है उसने नुकसान ही उठाया है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या देखा था। आप इस घर के नज़दीक भी मत जाना, हम भी वहाँ से बस दिन के वक्त ही निकलते हैं। ये सब सुनकर मैं कुछ देर तक चुप रहा और फिर मैंने चचा से कहा कि नहीं चचा, मैं क्यों जाने लगा इस घर में, आप टेंशन ना लो। बस ये कहकर मैं वहाँ से निकलकर घर आ गया। पर यह बात मेरे जहन पर काफ़ी वक्त तक हावी रही। इस इंसिडेंट के ठीक 1 महीने बाद मेरी बीवी बेटे को लेकर अपने माँ बाप के पास गई हुई थी और मैं घर पर अकेला ही था, तकरीबन अकेला, क्योंकि पास ही रह रहा मेरा कज़न रोज़ शाम को मेरे घर आ जाता था और हम साथ ही डिनर करते थे। एक शाम को मेरा कज़न विजय अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरे घर पर आया हुआ था। उस दिन विजय का बर्थडे था, तो हम घर पर ही पार्टी कर रहे थे। देर रात जब हम चारों लोग अपनी बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे तो बातों बातों में भूत जिन चुड़ैल की बातें निकल आईं। विजय का एक दोस्त जिसका नाम मितेश था, उसकी बहादुरी और दिलेरी के किस्से काफ़ी मशहूर थे। उसका दूसरा दोस्त अदनान ही वहाँ बैठकर सबको मितेश की बहादुरी के किस्से सुना रहा था, और उन्हीं बातों में मैंने फिर उस हॉन्टेड घर के बारे में बताया, जो कि बालकनी से रात को और भी डरावना लग रहा था। उस घर को इतना सही से देखकर वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए और फिर लगी वो शर्त जिसकी वजह से बहुत कुछ बदलने वाला था। अब बिना कुछ भी देर किए हम रात को 2 बजे उस हॉन्टेड हाउस के बाहर खड़े थे, जबकि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि
हमें उस घर के अंदर जाना चाहिए या नहीं, पर माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि मुझे भी मानना पड़ा। और फिर बिना कुछ सोचे समझे हम चारों उस घर को एक्सप्लोर करने के बहाने उसकी छोटी सी दीवार पर कूदकर अंदर पहुंच चुके थे। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और सारी दीवारों पर जाले लगे हुए थे। हमने अपने मोबाइल फ़ोन्स की लाइट ऑन कर रखी थी, पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। अंदर घुसते ही एक बड़ा हॉल था और उसके साइड में एक रास्ता अंदर कमरों की तरफ जा रहा था। अब इससे पहले कि कुछ सोच समझ पाते कि अदनान के चिल्लाने की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई और वो हम सबको छोड़कर भागता हुआ नज़र आया और फिर वहाँ एक भगदड़ सी मच गई। हम सब बिना सोचे उसके पीछे भाग छूटे, बिना ये जाने कि हुआ क्या है। जब हम बारी बारी दीवार कूदकर घर से बाहर आ गए तो देखा तो मितेश हमारे साथ नहीं था। हमने ये चीज़ काफ़ी देर बाद नोटिस करी थी। इस बीच अदनान ने बताया कि उसने एक बहुत ही बड़ा सा काला साया देखा था जिसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थीं। अच्छा, तो वो उस काले साए को देखकर भागा था। ये बात हम सबको तब समझ में आई जब अदनान ने हमें बताया। लेकिन इन बातों में हम मितेश को भूले नहीं थे। मितेश वहाँ नहीं था। हम तीनों वहाँ खड़े थे और उसका वेट कर रहे थे। हमने इधर उधर देखा तो मितेश उस घर की दीवार पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। हमने मितेश की तरफ देखा, उसने बड़े इत्मीनान से सिगरेट जलाई, जबकि अदनान की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो ये सब सुन रहा था और फिर मुस्कुरा कर बोला कि तुम लोग डरते बहुत हो यार। उसकी ये बात सुनकर अदनान बड़े खिसिया के बोला कि तुझे डर नहीं लगता तो तू बाहर क्यों आ गया? अरे मैं तो टहलता हुआ बाहर आया हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। अदनान ज़मीन पे बैठ गया था और हम उसके कंधे पकड़े हुए थे, जबकि मितेश दीवार पे बैठा हुआ था। डर तो लग रहा था, लेकिन कुछ माहौल ऐसा बन गया था जिसमें अदनान और मितेश के बीच बहस छिड़ गई। तो अदनान ने मितेश को चैलेंज किया कि क्या तू फिर से अंदर जा सकता है, और अगर तूने इस घर में 2 घंटे गुजार लिए तो मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। मितेश ये बात सुनकर उस दीवार पर ही खड़ा हो गया और बड़े मुस्कुरा के बोला, ये तो बहुत आसान काम है, तो ला 5,000 रुपये। अदनान ने कहा, पहले 2 घंटे गुजार के तो दिखा। अदनान ने कहा, लेकिन अगर तू हारा तो तू मुझे 10,000 रुपये देगा। मितेश बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा अगर मैं 2 घंटे से पहले बाहर आ गया। वैसे मेरा कुछ नहीं है, मैं तो वहाँ जाके सो जाऊँगा आराम से, हो सकता है सुबह ही वापस आऊँ। लेकिन एक शर्त है, तुम लोगों को मेरा इंतज़ार यहीं इस घर के बाहर करना होगा। सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। और हम सब ना चाहते हुए भी तैयार हो गए। आखिर शर्त लगी थी, सब तय हो गया और तकरीबन 3 बजे मितेश वापस उस घर के अंदर कूद गया। हम उसको उचक उचक कर देख रहे थे तो वो हमें हॉल में जाता हुआ दिखा। अंदर अंधेरा था। हम लोग वहीं बाहर बैठ गए और मितेश का इंतज़ार करने लगे। लेकिन अभी 2 घंटे थे। हम में से कोई भी वहाँ से जा नहीं सकता था, क्योंकि एक दूसरे को छोड़ के हम वहाँ से जाने नहीं वाले थे। वो जगह ही ऐसी थी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, सुबह के 5 बज चुके थे। अब हमने सोचा कि शायद मितेश वापस आया। जब 5:30 हो गए तो हमने मितेश को कॉल लगाई तो उसका मोबाइल ऑफ आ रहा था। हमने सोचा शायद मोबाइल ऑफ हो गया हो, बैटरी लो हो गई होगी। 5:30 से 6 बज गए। अब थोड़ा उजाला हो चला था और आसपास चलते फिरते लोग नज़र आ रहे थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई ऑफिस जा रहा था। अब हम परेशान थे कि मितेश आखिर बाहर आया क्यों नहीं, और अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। 6 से 7 बज गए। 7 बजे हमने देखा कि वो गार्ड चाचा जो मुझे पहले मिले थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे वहाँ फिर देखा तो वो ज़रा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने आपसे कहा था यहाँ नहीं आना है। अब हमने उनको पूरी बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हम इतने परेशान थे कि हमने उनको वो चीज़ बताई। उन्होंने सर पकड़ लिया और वो वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे दोस्त को अंदर नहीं जाना चाहिए था, और वो भी अकेले तो कभी भी नहीं। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, मैं कुछ और लोगों को लेके आता हूँ और फिर हम सब लोग अंदर जाते हैं उसको देखने क्या हुआ उसके साथ। हम भी तैयार हो गए। हमने कहा, और लोगों को आप लेके आइए। तो चचा 3-4 लोगों को लेके आए अपने साथ। हम लोग अब टोटल 7 या 8 लोग हो गए थे। तो हमने दीवार कूद के अंदर जाना ठीक समझा। हल्की हल्की रोशनी थी, कुछ कमरों में रोशनदान से लाइट आ रही थी, पर फिर भी काफ़ी अंधेरा था। हम जैसे ही आगे बढ़े,
हॉल में कुछ भी नहीं था। हॉल के आगे जो रास्ता जा रहा था कॉरिडोर कमरों की तरफ, तो वहाँ कोई बैठा हुआ दिखाई दिया और बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो समझ नहीं आया कौन है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा कि मितेश वहाँ पे दीवार से लगा बैठा हुआ है और उसने अपना सर अपने घुटनों में छुपा रखा है। हम बहुत परेशान हो गए। मैं और चचा भागते हुए गए और मितेश को आवाज़ देकर उठाने लगे। फिर हमने उसको हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म में जान नहीं है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। चचा ने उसको चेक कर बोला कि सांस तो चल रही है लेकिन ये कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। खैर, हमने मितेश को कंधों पे उठाया और हम उसको किसी तरह से बाहर लेकर आ गए। मितेश को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और जब वो होश में आया तो वो अपने सेंसेस में नहीं था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो किसी की कोई बात सुन नहीं रहा था, बस एक तरफ देखे जा रहा था। ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ थी क्योंकि वो लड़का जो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही दिलेर, बहुत ही लंबा चौड़ा, कल रात तक बिल्कुल ठीक था, आज उसको ऐसा क्या हो गया। मितेश हॉस्पिटल में 1 हफ्ते रहा। डॉक्टर्स उसका इलाज करते रहे लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। वो वैसे ही बैठा रहता था। डॉक्टर्स ने न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को रेफ़र कर दिया कि आप दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं। इस बीच जो हमारे गार्ड चाचा थे उन्होंने एक राय दी कि मेरे एक जानने वाले बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, अगर हम उनको दिखाते हैं तो हो सकता है ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये केस मुझे मेडिकल वाला नहीं लग रहा। और हम तीनों दोस्तों को सुन के ऐसा लगा कि हाँ, यही हम सुनना चाह रहे थे। तो कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारे दोस्त को बस ठीक कर दे। मितेश को हम घर ले आए और फिर उन बुज़ुर्ग को बुलाया गया। वो बुज़ुर्ग घर पे आए और उन्होंने मितेश को देखा और वो दूर खड़े रहे। दूर खड़े रह के उन्होंने हमें इशारे से कहा, आप लोग भी मितेश से थोड़ा दूर खड़े हो जाएं। ये सब मितेश देख रहा था पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने कुछ पढ़ाई करी, कुछ पानी लेके छिड़का और उसके 1 घंटे बाद मितेश ने हमको पहचानना शुरू कर दिया। वो हमारी तरफ देख रहा था, बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा था और हल्का हल्का कुछ बोल भी रहा था। फिर हमने उन बुज़ुर्ग से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग जहाँ गए थे वहाँ पे एक ख़तरनाक जिन का कबीला आबाद है और वो काफ़ी तादाद में इसके साथ आ गए हैं। तो उनको हटाने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी है। फ़िलहाल वो अभी यहाँ नहीं है लेकिन इसको बचाने के लिए इसका और इलाज करना पड़ेगा। हम ये सुन के दंग रह गए। पहले तो यकीन नहीं हुआ लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगले दिन वो बुज़ुर्ग फिर आए और मितेश को सामने बिठाकर कुछ दुआएं पढ़ी और उसके सर पे हाथ रखकर उसके ऊपर दुआएं फूकी। अब मितेश और भी बेटर लग रहा था। बाबा ने पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो उसने बताया। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था लेकिन उस रात को जब मैं अंदर गया तो कॉरिडोर में मुझे कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आए और वो काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्ला के खेल रहे थे, जबकि बाहर हमें कुछ ऐसी आवाज़ें नहीं आई थी। मैंने सोचा शायद कोई बच्चे आ गए हों यहाँ पर। तो वो बच्चे मेरे पास भागते हुए आए और मुझसे कहने लगे कि चलिए अंदर चलिए। बच्चों को देख के कौन डरता है, लेकिन मैं उनके ख़तरनाक चेहरों को देख के काफ़ी डर गया था। उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं थीं। कान ऐसे थे जैसे किसी चूहे के होते हैं लेकिन बड़े बड़े। मुंह काफ़ी लंबा था और आंखें बिल्कुल काली, उसमें कोई सफ़ेद पार्ट नहीं था। वो मेरे पास आके खेलने लगे और मुझे बुलाने लगे। तभी अंदर से उनका कोई बड़ा आया, जैसे उनका बाप आ गया हो। वो मुझसे कहने लगा, आओ अंदर चलो, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था और वो मुझे अंदर ले गया। अंदर एक कमरा था, सिर्फ एक कमरा, लेकिन उस कमरे में मैं जैसे ही घुसा तो वो एक पूरी दुनिया थी। ऐसा लग रहा था एक कमरा नहीं, एक पूरा बड़ा गांव या शहर है। वहाँ सैकड़ों लोग थे और सब एक ही तरह के थे। उनकी शक्लें बहुत ही ख़तरनाक थीं। वो हमसे हाइट में थोड़े से ज़्यादा थे। कोई 8 फीट का था, कोई 7 फीट का था और सब मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और मुझसे बोले, हमारे साथ चलो। अब उस कमरे के दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था। वो उस दरवाजे से मुझे लेके बाहर निकल गए। बाहर जब निकले तो देखा वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा मैदान है। मतलब आप ये सोचेंगे कि इस घर के आसपास तो कोई मैदान नहीं था और मैदान के चारों तरफ पहाड़ हैं और हम उस मैदान की छोटी पगडंडियों से निकलते हुए सीधे चले जा रहे हैं।
और मेरे पीछे उनके घर के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब चले जा रहे हैं। हम चलते रहे। उस मैदान में जब हम निकले थे तो वहाँ दिन निकल रहा था, जबकि मैं रात में वहाँ घुसा था। और सुबह से शाम हो गई, हम वहाँ से चलते रहे। शाम से फिर रात हो गई, रात से फिर सुबह हो गई, और अगले दिन की रात तक हम चलते रहे। फिर एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ एक साथ मिले हुए थे, और उन पहाड़ों के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसके अंदर हम लोग गए। सामने एक बहुत बड़ा, काफी बड़ा तख्त रखा हुआ था, जैसे राजा के बैठने का सिंहासन होता है ना। और उस सिंहासन पर एक बहुत बड़ा सा आदमी बैठा था। बड़ा मतलब वो होगा 10-12 फीट से भी ऊंचा। वो कुछ इस तरह का था कि उसकी शक्ल बकरे जैसी थी, उसके सींग थे, हाथ पैर जानवरों जैसे ही थे, बकरे जैसे, लेकिन जिस्म इंसान का था। अब वहाँ जाके मुझे उसके सामने पेश कर दिया गया, और फिर उसने कुछ बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, जिसमें वो आपस में बहुत देर तक बात करते रहे। और देखने से ही लग रहा था कि वो, उनका राजा या जो भी था, वो बहुत ही नाराज़ था। तो आखिरी में फिर जब उनका कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ तो उस जिन्नात ने मुझे मेरी गर्दन से पकड़ा और मुझे फिर वापस मोड़ दिया। और बड़े गुस्से में हम फिर 2 दिन तक चले और वापस उस कमरे में आ गए जहाँ उनका गांव बसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे लाके वहीं बिठा दिया जहाँ मैं आपको बैठा हुआ मिला हूँ। लेकिन लग ऐसा रहा था कि वो आपस में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। शायद मुझे मारने की तैयारी थी या क्या बात थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। लेकिन इतने दिन चलने के बाद, 2 दिन जाना 2 दिन आना, हमारे यहाँ सिर्फ 3 या 4 घंटे ही लगे। मितेश ने ये सब हम सबको बताया। हमें अपनी कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो बुजुर्ग सामने बैठ के सुन रहे थे और सर हिलाए जा रहे थे। फिर वो बाहर आए और हमसे कहा, ये सही बोल रहा है, जिन्नात के किसी बहुत ख़तरनाक कबीले ने इसको पकड़ लिया था, और हो सकता है वो इसे वहीं हलाक कर देते। इतने में आप लोग इसको ले आए तो ये बच गया, वरना बहुत सारे जिन अभी भी इसके साथ आए हुए थे जिनको मैंने हटाया है। कहते हैं इसके बाद मितेश काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा। वो अकेला रहता था, किसी से बात नहीं करता था, उसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, वज़न बहुत कम हो गया था, कुछ खाता पीता नहीं था, सिर्फ ज़रूरी बात करता था, कोई काम नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। वो अगले 10 महीने तक जिया, और 10 महीने बाद एक दिन हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। हमें अभी भी याद है जब हम उसको घर ले गए थे और ये सब हुआ था। हम लोग अभी भी उसको याद करते हैं। लेकिन इस चीज़ से हम ये समझे कि ऐसी वीरान जगहों पर बिना किसी पर्पस के जाना ठीक नहीं होता। हर चीज़ एंटरटेनमेंट नहीं होती। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ फैक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।